एवरीवन, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है वो जीके एंड जीएस की है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला, 3 जुलाई को एग्जाम है और सबका एडमिट कार्ड भी सबने डाउनलोड कर लिया होगा। तो आज की क्लास हमारी जीके एंड जीएस की है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सारे एमसीक्यू एंड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ओके, और ये हमारा एमजीएम कॉम्बो पैक है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही कोर्स से आप सारे ही एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ इसरो, एबीटी, डीएमआरसी, ऑल ओवर जितने भी टेक्नीशियन एग्जाम है तो आप सबकी तैयारी कर सकते हैं। डेली 6:30 बजे एक लाइव क्लास चलती है और एक 8 बजे क्लास चलती है। तो आपको, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही इस एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करें। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रत्यास्था पदार्थ का गुण है, जो क्या होता है प्रत्यास्था? इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। सेकंड, आकृति या आकार में परिवर्तन उत्पन्न करने में मदद करता है। थर्ड है, स्थिति के आकार आधार पर आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध या सहायता कर सकता है। यह गुण भौतिक आकृति या आकार से संबंधित नहीं है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। इलास्टिसिटी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया भी है और काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर भी दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रत्यास्था क्या होता है बताओ? इलास्टिसिटी तो ये आकृति या आकार में परिवर्तन उत्पन्न करने में मदद करता है, या फिर आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। इलास्टिसिटी होता क्या है? जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वापस बल लगाने पे उसकी शेप में चेंज हो जाता है, और जैसे बल हटा लिया जाता है तो वह पुनः अपनी प्रॉपर पहले वाली शेप में आ जाता है। तो यह गुण हमारा इलास्टिसिटी कहलाता है, और जिसमें होता है आकृति या आकार में परिवर्तन करने में मदद करता है। यानी कि आप जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और फोर्स हटाने के बाद वो पुनः अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो यही हमारा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। प्रत्यास्था एक पिंड की क्षमता है, जो देखो यहाँ पे भी वही बात की गई है, बल को हटा दिए जाने पर यह अपने मूल आकृति या आकार में लौटने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हमारी इलास्टिसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली शीट बनाई जा सकती है, क्या कहा जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। नम्यता, आघात, वर्धनीयता, प्रत्यास्था या फिर प्लास्टिसिटी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। फटाफट से आप लोग इसके राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे भी रहे हैं। इसका इजी क्वेश्चन है। अब किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसे पीटकर पतली शीट में आपको चेंज करना है, तो वह हमारा आघात वर्धनीयता यानी कि मैलेबिलिटी का गुण कहलाता है, जिसके द्वारा आसानी से उसको हैमरिंग करके उसकी पतली शीट बनाई जाती है। तो यह गुण हमारा हैमरिंग कहलाता है। यहाँ पे भी ये बात की गई, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उसे पीटकर या प्लेटों में रोल किया जाता है, तो यह गुण हमारा मैलेबिलिटी या आघात वर्धनीयता कहलाता है। साथ ही साथ तन्यता का भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। पतले तारों में खींचे जाने वाला गुण तन्यता कहलाता है। प्रत्यास्था जस्ट अभी मैंने बताया है, किसी पदार्थ का वह गुण जो भारी बल या भार को हटाने के बाद अपनी पुनः या मूल अवस्था में वापस आ जाता है, तो वह गुण हमारा प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी कहलाता है। और एक होता है प्लास्टिसिटी, ये भी सबको पता ही होगा। जैसे क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, अगर आप किसी पदार्थ पर फोर्स लगा रहे हैं और वो अपनी मूल अवस्था में ना आकर उसका स्थायी विरूपण हो जाता है, उसके हमेशा के लिए उसकी वो शेप चेंज हो जाती है, तो वो गुण हमारा प्लास्टिसिटी के अंदर आता है। पर इलास्टिसिटी में वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है, लेकिन प्लास्टिसिटी में वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आता, और एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाने पर उसका स्थायी विरूपण हो जाता है। तो यहाँ वही बात की गई, स्थायी रूप से बदल देती है। तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। ए, बी, सी या डी? फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक कितना होगा? बताइए, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं इसका। वेरी गुड।
तो सबको पता है फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वांटम होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, पहले कुछ हम जान लेते हैं सेल्सियस क्या होता है। इस पैमाने में निम्न स्तर बिंदु हिमांक को 0 डिग्री पर और ऊपरी स्तर बिंदु, सेल्सियस की बात की जा रही है, ऊपरी स्तर बिंदु भाप को 100 डिग्री सी पर लिया जाता है। इस पैमाने पर सारे तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। देखो, तापमान के इस पैमाने में निम्न स्तर बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एवं ऊपरी स्तर बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। और यहाँ पे वही बात की गई है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में परिवर्तन सेल्सियस के पैमाने पर 1 डिग्री से कम के परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन पता होने चाहिए, सेल्सियस में भी फ़ारेनहाइट में भी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत रोधी सामग्री का विद्युत रोधन प्रतिरोध होना चाहिए, कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर निम्न होना चाहिए? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से। विद्युत रोधी सामग्री का विद्युत रोधन प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए? तो इजी क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विद्युत रोधी सामग्री का विद्युत रोधन प्रतिरोध हमेशा उच्च होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा, सामग्री में यहाँ से पढ़ो, सामग्री अत्यधिक प्रतिरोधक होनी चाहिए, अर्थात उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध चालक से भू संपर्क तक होने वाली क्षरण धारा के प्रभाव को रोका जा सके। और क्या होना चाहिए? उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, ठीक है। सामग्री गैर छिद्रित और अशुद्धियों से मुक्त होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सामग्री के वैद्युत और रासायनिक गुणधर्म तापमान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो ये सारी बातें पता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये भी बताना है और ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं। ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वाट मीटर, ऊर्जा मीटर, एमीटर या फिर कैलोरीमीटर? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ताप को मापने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए फटाफट से। ओके, फटाफट से राइट आंसर दे दो, गलत कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है। बीसी कोई नहीं दो, बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है कैलोरीमीटर का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप को मापने के लिए कैलोरीमीटर यूज करते हैं। बात कर लेते हैं वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और एमीटर की। और एग्जाम में ये भी बन सकती है। तो वाट मीटर विद्युत शक्ति को मापने के लिए यूज किया जाता है। ऊर्जा मीटर उपकरण द्वारा ग्रहण की गई विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए ऊर्जा मीटर यूज किया जाता है। एमीटर तो पता ही है, परिपथ में धारा को मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक पूछ रहा है, ताप को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? काफी सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता भी है, लेकिन एक बार इसको हम प्रूफ कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन ये बन जाता है तो डायरेक्टली आप लोग लगाकर आएंगे, वहां पर प्रूफ नहीं करेंगे, टाइम सेव करेंगे अपना। ओके, तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? ओके, फटाफट से राइट आंसर दो। चलो देख लेते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं C/5 F-32/9, इनका रिलेशन। और किस तापमान पर सेल्सियस मतलब C बराबर F बराबर N, दोनों ही हमारे बराबर है, ठीक है। इसको आप साइड से लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x/5 बराबर x - 32/9, तो 9x बराबर 5x, 32 की 5 से कर लेंगे 160, 9x - 5x बराबर
-160। काफ़ी सारे बच्चों ने राइट आंसर पहले ही दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 4x बराबर -160, x की वैल्यू हो जाएगी -40 डिग्री। तो किस तापमान पर 40 डिग्री सी पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये हमारा। ओके, तो लेकिन क्या करेंगे आप लोग एग्जाम में इसको सॉल्व ना करके डायरेक्टली आप वहाँ पे आंसर देंगे -40 डिग्री, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टिक सामग्री क्या होती है, अभी बताया था मैंने, बताइए। वे पदार्थ जो बल लगाने पर विरूपित हो जाते हैं लेकिन बल हटाने पर अपनी आकृति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, क्या ये प्लास्टिक सामग्री होती है? सामग्री जो प्रत्यास्थ व्यवहार दिखाती है, सामग्री जो बल लगाने पर स्थायी रूप से विरूपित हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट से। ओके, फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, सी, वेरी गुड। तो सबको पता है सामग्री जो बल लगाने पर स्थायी रूप से विरूपित हो जाती है वो हमारी प्लास्टिक सामग्री कहलाती है। आप एक बल लगाएंगे और उसका पुनः वापस प्राप्त नहीं होगी, उसकी शेप, उसकी आकृति में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो कंडीशन हमारी प्लास्टिसिटी की कहलाती है। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ वही बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। हिंदी, उर्दू, गुजराती या फिर अंग्रेजी, किस भाषा में लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी की? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिंद स्वराज मूल रूप से, बताइए। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, कुछ के गलत भी है। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने SS किल्डोनेन कैंसल में लंदन में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान अपनी मूल भाषा गुजराती में हिंद स्वराज लिखा था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यह लाइन पढ़ो, यह पुस्तक 1909 में मोहनदास गांधी जी के द्वारा लिखित है। और पुस्तकों में क्या है, पुस्तकों में गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण आदि पर अपने विचार को व्यक्त किया है। हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्र की सभ्यतागत अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इसके वो हो जाते हैं टॉपिक। और ये 1909 में इसको पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है? 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, 80 किलो कैलोरी पर ग्राम या फिर 540 किलो कैलोरी पर ग्राम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेटेंट हीट, भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है, बताइए। और क्या होती है भाप की गुप्त ऊष्मा, ये भी बता दीजिए फटाफट से। फटाफट से राइट आंसर दीजिए, भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ओके, काफी सारे बच्चे ठीक दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। देखो होता क्या है, अपने क्वांटम 100 डिग्री सी पर पानी के एक इकाई द्रव्यमान की भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या भाप की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू है भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको कंफ्यूजन के लिए किलो कैलोरी भी ऑप्शन दे रखा था, लेकिन आप लोग ठीक लगाएंगे 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इकाई सेल के आयतन द्वारा विभाजित एक सरल घनीय संरचना इकाई सेलों में परमाणुओं के आयतन को क्या कहा जाता है, बताइए फटाफट से। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। इकाई सेल का आयतन अनुपात, इकाई सेल का आयतन घनत्व, आणविक संकुलनांक या समतलीय घनत्व, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। इकाई सेल के आयतन द्वारा विभाजित एक सरल घनीय संरचना
इकाई सेल में परमाणुओं के आयतन को कहा जाता है आणविक संकुलनांक, और इसकी जो वैल्यू होती है, देखो BCC बॉडी सरफेस क्यूबिक हेक्सागोनल, और ये फेस वाला, ठीक है, इसकी जो हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, मतलब टोटल कितने उपनिषद हैं और उनमें से कितनों को मुख्य रूप से माने जाते हैं। 108, 11, 116, 22, 100, 12, 99 या 10। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने उपनिषद हैं और कितने को मुख्य माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, काफी सारे बच्चे राइट दे रहे हैं। 108 उपनिषद है, टोटल कितने? 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद को मुख्य माना जाता है, लेकिन इनके जो नेम है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ही पढ़ लेंगे तो काफी होगा, ठीक है। वैसे ऐड करिए, शायद नहीं हो, ऐड भी नहीं करें, चलो कोई नहीं। ये बताओ निरपेक्ष शून्य को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? क्या होता है निरपेक्ष शून्य और इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए। वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है, जिस पर 298 K पर पानी उबलता है, जिस पर तरल हीलियम उबलता है, या जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताओ होता क्या निरपेक्ष शून्य? सबसे पहले तो आप ये बताइए, फिर आप इसको समझ पाएंगे आखिर क्या है इसमें फंडा। बताइए किसको पता है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, सब लोग, काफी लोग ठीक दे रहे हैं। वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है, ठीक है, वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। पढ़ लेते हैं निरपेक्ष शून्य तापमान क्या होता है। वह तापमान होता है जिस पर पदार्थों के कणों में सबसे कम संभव ऊर्जा होती है। इसे उस तापमान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो फटाफट से, और इसकी जो वैल्यू होगी सेल्सियस में -273 डिग्री सी और फahrenheit में 459 डिग्री फahrenheit होगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ नवंबर 2021 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? ये सब छोड़ो, नवंबर 2021 वगैरह छोड़ो, ये बताओ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या फिर मणिपुर? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर दो, इजी क्वेश्चन है तो। तो देखो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ तापमान पैमाना कौन सा है जो किसी भी पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से। तापमान पैमाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तापमान पैमाना कौन सा है जो किसी भी पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र होता है? सेल्सियस पैमाना, र्यूमर पैमाना, फahrenheit पैमाना या फिर केल्विन पैमाना? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर दीजिए। तापमान पैमाना कौन सा है जो किसी भी पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र होता है? तो वो है हमारा केल्विन पैमाना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो वह यहाँ देखो केल्विन के अलावा
अन्य सभी पदार्थ पानी या अन्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, लेकिन केल्विन ऐसा है जो किसी भी पदार्थ के गुणों से हर स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या यह तापमान की एक मानक इकाई एसआई इकाई है, और ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली एसआई इकाई क्या केल्विन, और 0 डिग्री केल्विन को निरपेक्ष तापमान कहा जाता है और इससे नीचे का तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पैमाना किसी भी पदार्थ के हिमांक या क्वथनांक पर निर्भर नहीं करता है। तो यही बात क्वेश्चन में पूछी गई थी, तापमान पैमाना ऐसा कौन सा है जो किसी भी पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र होता है, तो वो राइट आंसर आ जाएगा हमारा केल्विन पैमाना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए फटाफट से। 15 नंबर क्वेश्चन, दृढ़ता मापांक में क्या होता है, बताइए। सामग्री की लंबाई में परिवर्तन, सामग्री के क्षेत्रफल में परिवर्तन, सामग्री के आयतन में परिवर्तन या सामग्री के आकार में परिवर्तन, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? दृढ़ता मापांक में क्या होता है, बताइए फटाफट से राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार, बताइए फटाफट से। दृढ़ता मापांक में, चलो मैं भी बताती हूँ। दृढ़ता मापांक में इसकी सामग्री के आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। होता क्या है, दृढ़ता मापांक या प्रत्यास्था का विरूपण मापांक, इसको ईटा, इसको क्या बोलते हैं, ईटा से स्पर्शीय, वो कहते हैं स्पर्शीय प्रतिबल एवं विरूपण विकृति थीटा का अनुपात को दृढ़ता मापांक बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेंजेंटियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन के रेशियो को दृढ़ता मापांक बोला जाता है। हो सकता है कि आपसे ये रेशियो पूछ लिया जाए, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए। तो सामग्री के आकार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा डेल एक्स बराबर। नेक्स्ट बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? सबको पता भी होगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद या इनमें से कोई? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सत्य अकेले विजयी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्य अकेले विजयी होता है, इसका अर्थ है देवनागरी लिपि में अम्बिकस के नीचे उत्प्रिंट किया गया है। ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट बताओ, भट्टी के अंदर का तापमान आमतौर पर किससे मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, बताइए। भट्टी के अंदर का तापमान किससे मेजर करेंगे? म्यूरी थर्मामीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, अल्कोहल थर्मामीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? भट्टी का तापमान, फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं इसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल। ऑप्टिकल पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा भट्टी के अंदर के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैमाना पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर अंशांकित होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करके जाइए जो एग्जाम में मतलब ऑप्शन देके कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या फ़ारेनहाइट होगा, सेल्सियस होगा, केल्विन होगा या जूल होगा। तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। पैमाना पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर अंशांकित होता है, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जूल, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या फिर केल्विन? तो कभी भी, चलो पहले बता दो, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दो। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हिमांक और क्वथनांक के आधार पर सेल्सियस आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैमाना सेल्सियस पैमाने में पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर अंशांकित होता है। क्या है, इस पैमाने में कम निश्चित बिंदु
बर्फ बिंदु को 0 डिग्री और ऊपरी निश्चित बिंदु भाप बिंदु, ऊपरी क्या होगा भाप, नीचे होगा हिमांक, भाप बिंदु को 100 डिग्री सी के रूप में नामांकित किया जाता है, नामित किया जाता है। इस पैमाने पर मापा गया तापमान सभी डिग्री सेल्सियस में होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर डायरेक्टली पूरे के पूरे एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप उन पर फोकस करके जाएंगे। नेक्स्ट बताओ, इंडिया एट रिस्क पुस्तक किसने लिखी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया एट रिस्क, नटवर सिंह, जसवंत सिंह, अरुण जेटली या फिर मनमोहन सिंह, किसके द्वारा लिखी गई है इंडिया एट रिस्क पुस्तक? फटाफट से राइट आंसर दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। इंडिया एट रिस्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इंडिया एट रिस्क, तो ठीक है, ऑप्शन बी सब बच्चों को पता है, जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है इंडिया एट रिस्क। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया एट रिस्क जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बताओ, जब एक पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करके इसकी अवस्था को ठोस से तरल में परिवर्तित करता है तो इसका तापमान क्या होगा? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बढ़ता है, कम होता है, समान रहता है या उपरोक्त सभी? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये हमारा, ठीक है। फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। ओके, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है, जब एक पदार्थ ऊष्मा अपशोषित मतलब एब्जॉर्ब करता है, जब एक पदार्थ ऊष्मा अपशोषित करके इसकी अवस्था को चेंज कर रहा है ठोस से तरल में। ठोस से कोई भी चीज तरल में तभी जाएगी जब उनका कांस्टेंट बराबर स्थिर या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ठोस से तरल में परिवर्तित करता है तो इसका तापमान क्या होगा? बढ़ता है, कम होता है, समान रहता है या उपरोक्त सभी? अगर कम होगा तापमान तो वो तरल में चेंज नहीं होगा, बढ़ता है तब भी वो तरल में नहीं जाएगा, तो यानी कि बराबर इक्वल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उसकी कंडीशन में उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान रहता है। चलो यहाँ पर भी बात की गई है, पदार्थों की चरण परिवर्तन प्रक्रिया स्थिर तापमान प्रक्रिया होती है और इस चरण में परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊष्मा को संलयन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट बता दो 21 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको चेंज करना है। यदि हम केल्विन स्केल में निकाय का तापमान मापते हैं तो जो 328 के आसपास था, तो फ़ारेनहाइट स्केल में समकक्ष तापमान क्या होगा? 131 डिग्री फ़ारेनहाइट, 67 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बस सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा ऐसे नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है? C/5 F - 32/9 K - 273/5। हमसे क्या क्या बात की गई है? एक तो केल्विन और एक फ़ारेनहाइट, यानी कि हम सेकंड लेंगे और थर्ड लेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, F - 32/9 बराबर के कितना है? 328 - 273/5। माइनस करो फटाफट, F - 32/9 बराबर 328 में से 273 लेस करो, बताओ कितने आएंगे? अच्छा 5/5, इससे काट लो तो कितना आ जाएगा? 5 - 32 बराबर 99। अब कितना आ जाएगा? F बराबर 99 प्लस 32, 9 2 11, 3 3 9 2 99। अच्छा 99 है ना, 99 131 कितना आ जाएगा? 131 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इसका राइट हो। आप लोगों का क्या आ रहा है?
ओके ओके, सबका राइट आंसर आ गया, वेरी गुड। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बताओ, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? बताइए फटाफट से, राइट आंसर दीजिए इसका। फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। बताओ, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम किसका? केरल का एक पारंपरिक नृत्य है, जहां भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में उत्पन्न हुआ। कुछ भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, उनको आप पढ़ के जाएंगे। जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का कथक, केरल का कथकली, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का एंड मोहिनीअट्टम केरल का। तो ये हमसे पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किसका हो गया? केरल का हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 8 के 8 काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। पहली बात तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है, भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो वहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, प्लस वो कौन कौन से हैं ये भी पता होने चाहिए। तो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, पदार्थ को गर्म करने पर किसमें परिवर्तन होता है? 23 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ को गर्म करने पर किसमें परिवर्तन होता है? आकार में, अवस्था में, संरचना में या फिर उपरोक्त सभी में परिवर्तन होता है? किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को आप उसको हीट अप कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके आकार में, अवस्था में, संरचना में या उपरोक्त सभी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी हमारा। फटाफट से राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। उपरोक्त सभी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और किस किस में होते हैं और भी देख लो। तापमान में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है और भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो इन सबको भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, तो पता होना चाहिए सारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। पी और क्यू 2 वस्तुएं हैं, P का तापमान Q की तुलना में अधिक है। इसका मतलब क्या होगा? आपके सामने 2 वस्तुएं दे रखी है, P और Q। एक का टेम्परेचर 30 है, एक का टेम्परेचर 20 है। तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? दोनों में चेंजेस आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? P का तापमान Q की तुलना में अधिक है, ठीक है, हमने वैसे बनाया। P की ऊष्मा मात्रा हमेशा Q से अधिक होगी। P की औसत स्थितिज ऊर्जा Q की औसत स्थितिज ऊर्जा से अधिक होगी। P की कुल ऊर्जा Q के अणुओं की कुल ऊर्जा से अधिक होगी, या फिर P के अणु Q के अणुओं की तुलना में औसतन तेजी से गति करते हैं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओके, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। काफी सारे बच्चों का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, वेल डन। क्या होगा? वेरी गुड, P के अणु जिसमें टेम्परेचर आप ज्यादा हीट अप करेंगे तो उसके अणुओं की औसतन गति तेजी से इंक्रीज होगी, तेजी से वो गति करने लगेंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा करने पे उनके अणु जल्दी जल्दी क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो यहाँ यही बोला गया, P के अणु Q के अणुओं की तुलना में औसतन तेजी से गति करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोली गई है, देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से बना होता है जो लगातार गतिमान होते हैं। जब पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो परमाणु और अणु तेजी से कंपन करते हैं। जब पदार्थ का तापमान बढ़ता है, यानी कि P का 30 है तो P वाला ज्यादा तेजी से मूव करेगा। P का तापमान Q की तुलना में अधिक है, जिसका अर्थ है कि P के अणु Q के अणुओं की तुलना में तेजी से गतिमान होते हैं। नेक्स्ट बताओ, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? फटाफट से राइट आंसर दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेल डन।
कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी सारे हमने आठों के आठों पढ़ लिए थे, तो ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत अब नहीं है। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूल, BTU, कैलोरी, उपरोक्त सभी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो BTU मतलब क्या हो गया? BTU की फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है BTU की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर हो, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई है? जूल, BTU, कैलोरी या उपरोक्त सभी। काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जूल, कैलोरी, BTU सारे ही हमारी ऊष्मा की यूनिट होती है। यहाँ देखिए, ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। एक कैलोरी भी ऊष्मा ऊर्जा की एक इकाई है, जिससे पानी के तापमान को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रिटिश तापीय इकाई BTU, इसका यूज क्या करते हैं? देखो, ईंधन स्रोतों में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, BTU हो सकता है एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाए। ईंधन स्रोतों में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। यह 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे हमारे ऊष्मा की यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नाली का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, किसी ने इसको पढ़ रखा है या नहीं? मदन मोहन मालवीय द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, RC दत्त द्वारा या फिर दादा भाई नौरोजी द्वारा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से। फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। ओके, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा आर्थिक नाली का सिद्धांत दिया गया था। बात करते हैं मदन मोहन मालवीय का। क्या हुआ था? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1929 ईस्वी में वाराणसी में पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक RC दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक नाली का सिद्धांत दिया था। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? पोंगल, ओणम और बिहू, पोंगल और बिहू, पोंगल और ओणम, ओणम और बिहू। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से। फसल उत्सव कौन सा दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव कौन सा है दक्षिण भारत में? वैसे तो सारे ही दक्षिण भारत में, बता दो। राइट आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, राइट आंसर आने लगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। पोंगल और ओणम दोनों ही हमारे दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल के उत्सव है। और देखो, इसमें हम सारे ही पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु में क्या पोंगल मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी या बैसाखी, केरल का ओणम जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, मकर संक्रांति उत्तर भारत में, बिहू असम का है, उड़ीसा का क्या है नुआखाई, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, मेघालय और असम का बागला, उगादी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। उगादी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है, विशु केरल और कर्नाटक का। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 29 नंबर क्वेश्चन, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? जयदेव, कालिदास, कलहड़,
चांद बरदाई, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, और साथ ही साथ बता दिए जयदेव के द्वारा कौन सी है, चांद बरदाई किसने लिखी है, इनके भी राइट आंसर दीजिए। और शायद ये क्वेश्चन कल परसों वाली क्लास में हमारा हो चुका है, ठीक है। फटाफट से राइट आंसर दीजिए। ओके, काफी सारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ओके, मतलब सबको पता है वाला आंसर है ना। तो राज तरंगिणी हमारी कल्हड़ के द्वारा लिखित पुस्तक है। देखो, कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक है। यह संस्कृत भाषा, हो सकता है इस बार आपसे लैंग्वेज पूछ ले, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राज तरंगिणी का शताब्दी का अर्थ क्या है, राजाओं की नदी है। और कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में 1100 से 1150 में की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे बन जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं जयदेव और चंद्रवरदाई। देखो, जयदेव को उनकी महाकाव्य गीता गोविंदा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो माना गया था गीता गोविंदा के लिए। और चंद्रवरदाई एक भारतीय कवि थे, वह अपनी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लिए सबसे ज्यादा जाने गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी हमारे पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 30 नंबर क्वेश्चन बताओ फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है? एलोरा की गुफा, अजंता की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए फटाफट से। फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। एलोरा, अजंता, बराबर की काफी सारी गुफाएं हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर दे दीजिए कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की एक श्रृंखला में शामिल है? एलोरा, अजंता, बराबर गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओके, अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। देखो, मध्य प्रदेश में क्या बाघ की गुफाएं, महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र की काफी इंपॉर्टेंट है कि अजंता गुफाएं, भजा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, कान्हेरी गुफाएं अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र होगा। कर्नाटक की बादामी गुफाएं, बिहार की बराबर की गुफाएं, मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं एंड आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाएं और तमिलनाडु की बारहा गुफाएं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इनके की पॉइंट समझ के पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में कब हुआ था? मतलब पूरा एड्रेस दे दिया, तलवंडी में ननकाना साहब जो कि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। तो सन बता दीजिए कि किस सन में हुआ था? 1539, 1465, 1456, 1469। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि किस जगह हुआ था, तो तलवंडी वर्तमान में कहा, ननकाना साहिब लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है ये, लेकिन सन बता दीजिए आप लोग फटाफट से। और यहाँ पे जन्म की बात की गई, मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु हुई बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, कब हुआ था? 1469, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु और बता दीजिए मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब नहीं, कहाँ हुई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर पंजाब, जो कि इस टाइम भारत में है, तो वहां पे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकी डेथ एंड इनकी बर्थ के बारे में। नेक्स्ट बता दीजिए, राग मियां मल्हार किसके द्वारा बनाया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियां से आप समझ गए होंगे, मियां की उपाधि किसने दी थी, किसको दी थी? तानसेन, मीराबाई, अमीर खुसरो या पंडित जसराज, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए फटाफट से, राइट आंसर दीजिए। राग मियां मल्हार किसके द्वारा बनाया गया था बताइए फटाफट से, राइट आंसर दीजिए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। राग मियां मल्हार तानसेन द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ये बात की, यह राग संगीत सम्राट मियां तानसेन द्वारा बनाई गई एक अद्भुत रचना थी और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मियां की मल्हार एक मानसून राग है जिसका उपयोग क्या करते हैं? धरती को भिगोने में, मानसून का स्वागत करने में, बारिश को अभिमंत्रित करने के लिए
सम्मिलित काफी लोकप्रिय है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आत्मकथा है 33 नंबर क्वेश्चन, किसकी है? नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, मॉक टैन, मोहम्मद अली। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आत्मकथा क्या है? नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल, मॉक टैन, मोहम्मद अली। क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए। इजी क्वेश्चन है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम से ही काफी इंपॉर्टेंट निकल के आता है, काफी सारे क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। देखो, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक राजनीतिक नेता थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। सबसे अच्छी बात, इन्होंने वह अच्छी तरह से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है ये। इन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 34 नंबर क्वेश्चन। नील दर्पण के लेखक कौन थे? सुभाष बोस, दीन बंधु मित्र, शरद चंद्र, बिमल चंद्र। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा सबको। ठीक है, वेरी गुड, दीन बंधु मित्र, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की कौन कौन सी है। द इंडियन स्ट्रगल, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। अन इंडियन पिलग्रिम, द कॉल ऑफ द मदरलैंड। तो ये तीनों इनकी सुभाष चंद्र बोस की है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन सी है? देवदास, श्रीकांत, दत्ता, शेष कृष्ण, ग्रहधाव। तो ये सारी हमारे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। और नील दर्पण दीन बंधु मित्र की है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है? 3 ऐसी पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी गई है और 1 ऐसी पुस्तक है जो नहीं लिखी गई है। बताओ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, टारगेट 3 बिलियन, द लुमिनस स्पार्क्स, या फिर एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की सारी ही पुस्तकें, सारी ही इनकी जो बुक्स है सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 दे रखी है और 1 ऐसी पुस्तक है जो इनकी नहीं है। तो आपको उसको टारगेट करना है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो इनकी नहीं है। फटाफट से आप लोग राइट आंसर देंगे। चलो फटाफट से राइट आंसर दो। तो रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की नहीं है। ये किसकी है? रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, यह पुस्तक जगदीश चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। और सारी टारगेट 3 बिलियन, द लुमिनस स्पार्कर्स, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी, सारी की सारी APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तकें हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए 36 नंबर क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दार्शनिक रूसो ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? समाजवाद, अतीत और विश्वास, ऑन लिबर्टी, या फिर स्वतंत्रता का अर्थ, सामाजिक अनुबंध। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर दीजिए। दार्शनिक रूसो ने फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। देखो ABCFD 36 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हैं, बस इसमें होने वाला कंप्लीट। दार्शनिक रूसो ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सामाजिक अनुबंध। ऑप्शन 4 वाले जितने भी हैं सबके राइट आंसर हैं। अब देखते हैं सामाजिक अतीत और भविष्य किसकी है।
सामाजिक अतीत और भविष्य की पुस्तक माइकल हैरिंगटन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑन लिबर्टी किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक यहाँ पर ये बन जाता है स्वतंत्रता का अर्थ, आपको एग्जाम में करके ये दे दिया स्वतंत्रता का अर्थ, लेकिन आप पढ़ के गए हैं द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, तो मतलब इसका ट्रांसलेशन से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ या द मीनिंग ऑफ फ्रीडम दोनों सेम बात है। इस किताब की इसने एंजेला डेविस ने लिखी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऐसे केस काफ़ी बार देखने को मिलते हैं कि मतलब द मीनिंग ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ ली, लेकिन अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट आ गया स्वतंत्रता का अर्थ, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है और फिर इतना 100% श्योर वाला आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी देखकर चलना है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दार्शनिक रूसो द्वारा सामाजिक अनुबंध लिखी गई है। नेक्स्ट बताओ, सूरजकुंड उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात में मनाया जाता है। सूरजकुंड उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए फटाफट से राइट आंसर दीजिए। सूरजकुंड उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। आंसर आ गया? ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर है। हरियाणा इज द राइट आंसर। सूरजकुंड उत्सव हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। देखो क्या होता है इसमें, सूरजकुंड मेला फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। हर साल 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन भी हमारे लिए। नेक्स्ट चलते हैं, बताओ। सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र, सुषमा स्वराज, प्रेमचंद, नरेंद्र मोदी या रविशंकर प्रसाद? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ, सबका साथ सबका विकास किसने लिखी है? सुषमा स्वराज, प्रेमचंद, नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए फटाफट से राइट आंसर। शायद मार्क नहीं बराबर, 38 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, फिर एक नंबर में तो छूट गया। सबका साथ सबका विकास, ओके, नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, सबका साथ सबका विकास, देखो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक संग्रह है। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया। यह पुस्तक 5 खंडों में है और प्रत्येक खंड को 5 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के विचारों को सुशासन में रखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, बताओ। नरेंद्र मोदी, अच्छा इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। यह 2014 में भारत के 14वें और वर्तमान में प्रधानमंत्री है। यह वाराणसी से सांसद के सदस्य हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वह भारत के स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में इन्हीं का ही नाम आएगा। नेक्स्ट बताइए, शाहनामा के लेखक कौन है? ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्वी, फिरदौसी, अल बरूनी या वर्णी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? शाहनामा के लेखक कौन थे? उत्वी, फिरदौसी, अल बरूनी या फिर बर्नी? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। सबको काफी सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ओके, काफी सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शाहनामा या पुस्तकों का राजा
1010 में लिखी गई है, एक महाकाव्य ग्रंथ है और इसमें लगभग 60,000 दोहे हैं। इस लेखक को अबू अल कासिम फिरदौसी, उनका पूरा नाम अबू अल कासिम फिरदौसी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बानी थानी, एक मतलब पेंटिंग दी गई है, बानी थानी भारत की मोनालिसा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बानी थानी भारत की मोनालिसा का संबंध किस राज्य से है? बताइए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर देंगे। ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, राजस्थान की है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। बानी थानी भारत की मोनालिसा का संबंध राजस्थान से था। नेक्स्ट बताओ। पूर्ण मेला वर्षों में आयोजित किया जाता है। पूर्ण मेला या फिर कुंभ मेले की भी बात यहाँ की गई है। कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 12 वर्ष? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर दीजिए। ओके, सबको पता ही है 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें संगम किस किस का होता है? कुंभ मेला त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में 3 नदियों जैसे गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के मिलन बिंदु में आयोजित एक हिंदू त्योहार मेला है। तो ये नाम आपको याद करके रखने, हो सकता है कि इस बार ये पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ठीक है, फिर इजी क्वेश्चन है ये भी। उड़ीसा में हमारा सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, तो सबको पता ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो। फ्रीडम फॉर फेयर पुस्तक किसने लिखी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रीडम फ्रॉम फेयर पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस, नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी या फिर J.S. मिल? किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट से राइट आंसर दो। इजी क्वेश्चन है। आंग सान सूकी द्वारा द फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने राष्ट्रवाद के आम लोगों को उत्तेजित किया, कौन सा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसके द्वारा लिखा गया था? मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सादत हसन मंटो? बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया। मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर सबको पता है, जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला किस राज्य से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से राइट आंसर दो। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल से संबंधित है? बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओके, काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। कंबाला किससे? कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु से, मुर्गा लड़ाई आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। अक्सर एग्जाम में जल्लीकट्टू वाला पूछा गया है। ठीक है, और बैलगाड़ी शरीयत महाराष्ट्र की, ऊंट दौड़ भी एग्जाम में आ चुका है राजस्थान, बुलबुल लड़ाई असम की है। तो ये आपको भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाणभट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? सुरसागर, हर्षचरित, गीता रामायण, भगवत गीता?
क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बाण भट्ट की रचना। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की रचना किसके द्वारा? हर्षचरित के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर। और जैन नारायण कौशिक के द्वारा माटी का मोल बुद्धि सुहागिन, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी हमारा। रमेश चंद्र जैन के द्वारा मेहंदी रचे हाथ। उर्मी कृष्णा वन और पगडंडियन, कृष्णा वंशाल के द्वारा अमानत एक शहीद की, और मधुकांत गांव की हो। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब बाण भट्ट हर्षचरित के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए। एक तरफ कला, एक तरफ राज्य दे रखे। मधुबनी नाग गुम्फान, मधुबनी पेंटिंग होती है ना, मधुबनी नाग गुम्फान, कलमकारी, कवाड़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात। अब बस हमें एक चीज पता है यहाँ पर, मधुबनी हमारी बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा एक थर्ड से मिला दो, सेकंड ऑप्शन नहीं होने वाला। अब क्या करें, और कौन सा हमें पता है? एक कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और ये तो नाग गुम्फान। अब देखते हैं सी थर्ड से किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन डी ही इसका राइट हो जाएगा। देखो, ए थर्ड से, सी सेकंड से, कवाड़ किसका हो जाएगा? राजस्थान का, एंड नाग गुम्फन हमारा गुजरात से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, सारे ठीक है ना? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब ये हमारा MGM कॉम्बो पैक है जहाँ डेली क्लास चलती है, और आप इसमें जुड़कर अपनी पूरी तैयारी एक ही कोर्स में ज्वाइन करके कर सकते हो। और आपने इन्फोट्रेड एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।